Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. BJP leader Kriti Somia has alleged a large-scale vote jihad funding scam linked to Melegona involving shell companies and international money transfers. He claimed over rupees 1,000 crore was funneled through anonymous accounts spanning 21 states with funds diverted to Dubai and possibly linked to terror and drug mafia. Somia urged Maharashtra CM Devendra Fadnavis to involve national agencies like NIA and ED for an in-depth investigation. Citing connections to Pakistan and global syndicates, he criticized opposition leaders Rahul Gandhi and Uddhav Thackeray, claiming they politicized EVM reliability while ignoring these alleged malpractices. मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डीजी पुलिस महाराष्ट्र से इस विषय में बहुत डिटेल में चर्चा की है, पत्र भी लिखे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब इसकी जांच एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को दी है, क्योंकि ये मालेगांव सिराज मोहम्मद की जो एक सिंडिकेट है उसने अभी तक 1,000 करोड़ रुपए इस प्रकार से बाहर से लाए हैं। उसमें से 100 करोड़ रुपया कैश विड्रॉ करके उन्होंने वोट जिहाद के लिए उपयोग किया गया। जो जांच में ये पता चला है कि जो 201 जो बेनामी सेल कंपनियां के अकाउंट 21 राज्य में से वहां से ये पैसा आया है, तो 201 अकाउंट में से और भी इस प्रकार की ये जैसे ये गैंग का मालिक था महमूद भगड़, सिराज मोहम्मद, ऐसी और भी 1 डजन सिंडिकेट इसमें काम कर रही है। तो ये मालेगांव वोट जिहाद फंडिंग स्कीम 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का हो सकता है। जानकारी सामने आ रही है, कहां से पैसे आए हैं, किन राज्यों से पैसे आए हैं? इसमें एक भयानक जो बातें बाहर आई है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ऐसे बेनामी अकाउंट खोले गए और इसमें से कुछ पैसा सैकड़ों करोड़ दुबई भी वापस गया। तो इसका मेन ऑपरेटर जो है ये पूरा ये बहुत बड़ा रैकेट है, वो दुबई में कोई बैठा है और वो जो दुबई का मालिक फिर वो पाकिस्तान में बैठा है या कहां से। दूसरी चीज जो सामने आई है कि इसमें से ये जो हजारों करोड़ पैसे आ रहे हैं उसमें से वोट जिहाद के लिए पैसा यूज किया है। जो टेरर लिंक ड्रग माफिया इन्होंने भी इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी की जानकारी प्राप्त हो रही है। यही राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार लोकसभा के रिजल्ट घोषित करने के बाद में ईवीएम की पूजा कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे मोदी हार गया, मोदी हार गया, मोदी हार गया। अब जब जनता ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे की वोट जिहाद के सामने धर्म युद्ध को अपना वोट दिया महाराष्ट्र की जनता ने, तो अब ईवीएम बुरा हो गया। ईवीएम में अभी वो बैकअप स्लिप ऑडिट ट्रेल होता है, वो वीवीपैट, तो उसका भी हर एक विधानसभा मतदार संघ में ऐसे 5-5 जगह पर जो वोटर स्लिप होती है उसका भी काउंटिंग होता है। हुआ 1400 से ज्यादा जगह पर ईवीएम के साथ में पेपर बैलेट वाली स्लिप का भी काउंटिंग हुआ। 100% सही निकला। हार भी सहन करना सीखना।
A severe cold wave has hit the Kashmir Valley with temperatures dipping to as low as -5 degrees Celsius, disrupting daily life. Visitors, including photographers from Rajasthan, shared their experiences of braving the harsh weather while enjoying the picturesque Dal Lake. Despite the freezing conditions, they appreciated Kashmir's beauty and recommended visiting the region in both winters and summers to experience its unique charm. Locals and tourists alike described the cold as intense but found solace in the breathtaking landscape. चैनल जो देखना ही नाम सही है। RLD leader Malok Nagar raised concerns over EVM reliability during the Maharashtra Assembly elections, aligning with border opposition criticism. Meanwhile, opposition parties submitted a no-confidence motion against Vice President and Rajya Sabha Chairperson Jagdeep Dhankar, signaling escalating parliamentary discord. Sanjay Raut of the Uddhav Thackeray faction added to the debate with remarks on political accountability and transparency, emphasizing the opposition's united stance on these issues. सुप्रीम कोर्ट गया है, पीसीआई की तरफ से पूरे मामले का जवाब आ रहा है कि कोई भी गलत चीज नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब बिल्कुल आ चुका है कि कुछ भी नहीं हुआ है, और इस पे पहले भी इस तरह का ईवीएम से रिलेटेड मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां से भी क्लियरेंस मिल गया था कि ईवीएम का प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। अब ये दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो और कई ये कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है, हम काम ठीक नहीं कर रहे हैं, या हम आपस में लड़ रहे हैं, या हम एक दूसरे को नेता नहीं मानते, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कुछ तो करेंगे ही ना पब्लिक के सामने। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गए हैं ये इस तरह का केस, और ये दोबारा फिर जा रहे हैं, तो वहां से जवाब मिल जाएगा आने वाले दिनों में, जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस,
पूरे देश के सामने दोबारा चेहरा आया इन लोगों का। जब चुनाव हुआ, जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, दलित समाज की लेडी लड़ी, जब इन्होंने विरोध करा। अब माननीय जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ साहब, जब इनका चुनाव हुआ, ये पिछड़े समाज से आते हैं, किसान समाज से, जब भी इन्होंने इनकी खिलाफत करी और हारने के बाद अभी भी चुप नहीं बैठ गए, अब फिर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए। इससे साफ झलकता है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ है। इन्हें हजम नहीं हो रहे संवैधानिक पदों पे पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग जो बैठे हैं, इनके खिलाफ भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 10 दिन रह गए हैं, 14 दिन मिनिमम चाहिए, क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। पर फिर इससे कम से कम एक चीज तो क्लियर हो रही है कि इनकी मानसिकता साफ दिख रही है, ये पिछड़ों के खिलाफ हैं। जो रोज का बयान आया है कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है इंडिया ब्लॉक का नेता अगर कोई और हो। एक सेकंड, उन्होंने सामने आया क्या? देखिए बिल्कुल, ये तो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसकी लीडरशिप में ना कंफ्यूजन है। इनका खुद का अध्यक्ष नहीं बना 3 साल तक। इन्होंने एलओपी जो पहले बना के रखा, वो महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्र की पत्नी कहता है, कभी अपना कुचली मार कभी जेब कतरी कहता था। कंफ्यूजन है, तो लीडरशिप संभल नहीं रही है। जो इनका पूरा जब जिस दिन ये बना, उसके निर्धार कर्णधार नीतीश जी थे, तो बिहार में इनकी लड़ाई हुई, बंगाल में इनकी लड़ाई हुई, हरियाणा में इनकी लड़ाई हुई, दिल्ली में इनकी लड़ाई हुई, महाराष्ट्र में लड़ाई हुई, राजस्थान में लड़ाई हुई, हरियाणा में लड़ाई हुई, तो पहले से ही चल रहा है। और अब एलओपी बनाने के बाद अब बिल्कुल मुखर होकर के शिवसेना भी सामने आ गई है। लालू जी भी खिलाफ हैं, ममता जी भी खिलाफ हैं, अखिलेश जी भी खिलाफ हैं। जब सब लोग खिलाफ हो गए तो अब तो करीब करीब ऐसा लगता है कि तय है कि एलओपी बदला जाएगा। और ये 10 साल के बाद इन्हें मौका मिला था विपक्ष को। ऑफिशियली पहले 10 साल तक इतने नंबर नहीं थे जो इनका एलओपी बन सके, बट अब नंबर आए हैं, तो आपस में इनका लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और जहां एलओपी पे ही झगड़े चल रहे हों, तो वो देश के लिए या देश की संसद के लिए या देश के लोगों के लिए देश की संसद में क्या काम कर पाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 कल अहम बयान दे कि इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप अब ममता बनर्जी को मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार को देखो, बिहार की राजनीति में दोनों वो कभी साथ आते हैं, कभी अलग आते हैं। कौन सा किसको क्या कहता है ज़्यादा इसमें छोड़ते हैं, और बट जिम्मेदार का बयान देना चाहिए। पर जो महत्वपूर्ण बात है, वो ममता जी के लिए एलओपी से संबंधित जो बयान आया लालू प्रसाद जी का, यूपी से अखिलेश जी का आया, महाराष्ट्र से शिवसेना का आया, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में एलओपी और राहुल गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग हो गया है। इससे ये साफ स्पष्ट हो गया है कि एनडीए जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उसके सामने सब धराशायी हो गए हैं। लेकिन अगर एलओपी पे ही लड़ रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि देश की संसद को भी यही नहीं चलने दे रहे। आपस में इनमें इतने फर्क है, और ये देश के लोगों के लिए, देश के लिए क्या काम करेंगे जो एलओपी पे ही लड़ाई इनकी हो रही है। और मेरे हिसाब से तो अब इनका बिल्कुल बिखराव तय हो गया है। और ऐसा लगता है जो एक नारा चला था कि इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, जो लोग कहते थे, तो अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्हें किसी भी प्रदेश में दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है कांग्रेस को ढोने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें हजम करने के लिए तैयार नहीं है। इसको छोड़ते हैं। Construction of a new college building has begun in Darhal, Rajouri, Jammu and Kashmir, aiming to provide modern facilities and a better learning environment for students pursuing higher education. The project will address infrastructure challenges, offering advanced classrooms, laboratories and libraries, ultimately enhancing the quality of education and empowering local youth.
डिग्री कॉलेज जो है न्यू डिग्री कॉलेज है, 2019 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इस साल से हमने यहाँ साइंस स्ट्रीम भी शुरू कर दी है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इससे हमारे जो इस इलाके के बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा, और जो राजौरी में जाके साइंस के लिए जाते थे और वहाँ जाके तालीम हासिल करते थे, वहाँ रूम्स लेते थे रेंट पे, तो वो ये फैसिलिटी बच्चों को यहाँ मिल गई है। तो इसमें हमारे सारे स्टाफ का कोऑपरेशन रहा है। हमने जो है इसकी जो प्रोसेस फॉलो अप किया और यूनिवर्सिटी की टीम यहाँ आई, उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और हमें इसमें आपको ये बताऊं कि हम जो हायर सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और हमें जो है एम्पल काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड किया, जिससे हमारा ये कॉलेज जो है अच्छे तरीके से जा रहा है। हमारा स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, PhD लोग हैं। हमारे पास इस वक्त जो है कुछ 6 के करीब जो हैं परमानेंट हैं और 9 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ जो है काम कर रहे हैं। इसमें कुछ साथी जो हैं वो कश्मीर से हैं, कुछ जम्मू से हैं, एक कठुआ से हैं और वो दिल लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 2019 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और तब से ये यहाँ पर जो है एजुकेशन सभी को दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे उतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो भी इतनी कंप्लीट नहीं है और मतलब बहुत ही लेस अमाउंट पे यहाँ पे क्या रूम्स हैं और फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो नया कॉलेज है वो भी अभी उसका भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन उसका भी कंस्ट्रक्शन उतना नहीं हो रहा जितना मतलब फास्ट होना चाहिए था। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ते हैं, चाहे वो रूम्स की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई और फैसिलिटी हो, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और जो कॉलेज का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही स्लो हो रहा है अभी। तो क्या करना चाहेंगे जब बिल्डिंग बन जाएगी तो सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो प्रॉब्लम्स तो फिर सभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रूम्स हो जाएंगे और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या किस तरह से क्लासेस होती हैं? हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, वो भी है साथ में, आप किस तरह से क्लासेस होती हैं? क्लासेस यहाँ पे मतलब रूम्स की कमी से यहाँ पर क्लासेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर जब एक क्लास होती है तो तब दूसरी क्लास मतलब रूम्स की वजह से फिर वो क्लास नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे उतने रूम्स नहीं है जहाँ पे क्लास हो सके। तो आज लग रहा है कि Pradeep Bhandari of the BJP accused the India bloc, particularly Rahul Gandhi, Priyanka Vadra and Sonia Gandhi, of deflecting attention from electoral failures by raising baseless EVM tampering allegations. He highlighted the Supreme Court's consistent dismissal of such claims and noted the lack of evidence in past VVPAT checks. Bhandari argued that opposition parties should introspect on their disconnect with the public rather than questioning democratic institutions. Allegations that क्या है कि आप हमारे विरोधी हैं, आप जनता विरोधी अलायंस हैं। इंडी अलायंस इज एन एंटी पीपल अलायंस। उसके बाद अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर के ऊपर चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी हर दिन नया ड्रामा करने का प्रयास करवा रहे हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा करेंगे, कभी पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, कभी लोकतंत्र पे हमला करेंगे, कभी ईवीएम पे हमला करेंगे। अब जब हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी आंकड़ों के आधार पर कर दिया है, तो ये एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट में पिछले इतने सालों में जब भी ये पिटिशन गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इसको डिसमिस किया है या कहा है कि देयर इज नथिंग मैलिफाइड विच इज फाउंड, ईवीएम टैंपरिंग इज इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि व्हेन यू लूज यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन द ईवीएम्स आर फाइन। वीवीपैट की भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां 2 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट को चेक किया गया था और एक भी उसमें मिसमैच नहीं पाया गया था। जितना समय
ये देश के लोकतंत्र, देश के इलेक्शन कमीशन, देश के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करने में व्यस्त करते, अगर उसका 10% समय भी ये आत्मचिंतन करने में लगाते कि जनता का मैंडेट कैसे नहीं जीता, देश विरोधी कैसे हो गए, जनता विरोधी कैसे हो गए, तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये फिर भी बहुत सीरियस हैं तो इनको पहले प्रियंका वाड्रा को संसद छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी ईवीएम से वो जीती हैं। झारखंड की सरकार उसी ईवीएम से बनी, उनको छोड़नी चाहिए। कर्नाटक की सरकार उसी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को हैंडल करने में बनी है, उसको छोड़नी चाहिए। और तेलंगाना के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए। जब ये सब ये करेंगे, उसके बाद देश की जनता ये समझ सकेगी कि इनके किसी भी आरोप में सिंसेरिटी है। राहुल गांधी के 80 बार रीलॉन्च करने के बाद भी अगर राहुल गांधी रीलॉन्च नहीं हो रहे, तो इसके लिए ना इलेक्शन कमीशन, ना चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट, ना जनता जिम्मेदार है, खुद। C.R. Keshwan of the BJP criticized the India bloc for moving a no-confidence motion against Vice President and Rajya Sabha Chairperson Jagdeep Dhankar, calling it a diversionary tactic to deflect attention from internal rifts and the electoral setbacks. He accused the opposition of disrespecting democratic institutions and targeting leaders like PM Modi and Vice President Dhankar, who hail from humble backgrounds. Keshwan also alleged a nexus between the Congress party and the entities funded by George Soros, demanding clarity on the issue and questioning the bloc's commitment to national security. The unprincipled Indie bloc harbors a caustic contempt and total disdain when it comes to our parliamentary propriety and constitutional values. This opportunistic den of dynastic parties has been repeatedly disrespecting and denigrating our cherished democratic traditions. Never in the history of our parliamentary democracy has an opposition behaved in such an uncouth, uncivilized and ignoble way like the Indie bloc. This plot, one of the biggest blots in our parliamentary history, when the Indie bloc leaders in the sacred parliamentary complex mocked in an uncouth way and humiliated the Rajya Sabha chairman and vice president of India. How can one forget those debased scenes when a TMC MP, I think Mr. Kalyan Banerjee, was mocking and doing mimicry on the vice president, and Rahul Gandhi shamelessly was taking a video. This is the track record of the uncivilized, uncultured behavior of this Indie bloc, which is now trying to move a desperate no confidence motion. Why are they so against Prime Minister Modi or the Vice President? There is a fundamental reason. The Indie bloc has a very discriminative and vindictive mindset when it comes to individuals who come from a humble, simple background but who have risen by their hard work and merit in public life. This is why they hate Narendra Modi so much, because Modi ji came from a simple, humble background. He was selling tea, but he worked hard, and by his merit and commitment, the people blessed him, and now he is Prime Minister for the third consecutive term. Similarly, the Vice President, the unprincipled Indie bloc. A rare whale was discovered washed ashore in Pamban, Ramanathapuram, drawing attention from locals. Fishermen and residents expressed surprise, noting they had never seen such a large fish before. The whale, estimated to be between 100 to 130 feet long and weighing up to 100 kilograms, attracted many visitors, with some even referring to it as a rare fish akin to those found in aquariums. The unusual sight sparked curiosity and excitement in the area. தென்கோடியில் வந்து மீன் நடக்குது. இது வரைக்கும் நாங்கள் மீனை பார்த்ததே இல்லை. அபூர்வமான மீனாக இருக்குது. இதை வந்து கண்டா வங்கிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த மீனை பெரிய ஆளுக்கு எங்கள் வயசுக்கு இந்த மீனை நாங்கள் பார்த்ததில்லை. இது அபூர்வமான மீனாக இருக்குது. இதை எல்லா பேரும் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மற்ற அதிகாரியும் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மீன்வளத்துறை வந்துருக்கு, ஃபாரஸ்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு, மற்ற அணைகள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சுமார் ஒரு 25 அடியிலிருந்து ஒரு 30 அடிக்குள்ள இருக்க நீளம்.
ஒரு 700 கிலோ இருந்து 800 கிலோ வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எங்கள் துறைமுகத்தில் வந்து தெக்கோடியில் வந்து இந்த மீன் அடைஞ்சிருக்கு. இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மீனை பார்த்ததே இல்லை. அபூர்வமான மீனாக இருக்குது. இதை வந்து கண்டா வங்கிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மீனை பெரியாளுக்கு. எங்கள் வயசுக்கு இந்த மீனை நாங்கள் பார்த்ததில்லை. இது அபூர்வம். மீன் வளத்துறை வந்துருக்கு, ஃபாரஸ்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. மற்ற அனைவரும் வந்து இங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சுமார் ஒரு 25 அடியில இருந்து ஒரு 30 அடிக்குள்ள இருக்க நீளம். ஒரு 700 கிலோ இருந்து 800 கிலோ வரைக்கும் வரலாம். Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurated the grand finale of the Smart India Hackathon 2024 through video conferencing. He emphasized the importance of innovation and technology in solving global challenges, highlighting India's growing position as a leader in deep technology. Pradhan congratulated the participants for their contributions and expressed confidence that the country's knowledge-based economy will drive global growth. He also praised the support and interest from Prime Minister Narendra Modi and various departments in encouraging young innovators. The hackathon, running for 36 hours, is set to showcase solutions to pressing issues. सुप्रभात। आज की कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ दिल्ली में उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा तथा पूर्वोत्तर विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, गुवाहाटी में उपस्थित एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, एआईसीटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अभय जेरे जी, गोदरेज एप्लीकेंट्स की इनोवेशन प्रमुख आदरणीय संत रंजन जी, श्री अमन भैया वाइस प्रेसिडेंट एसबीआई फाउंडेशन तथा हमारे सभी साथीगण, हमें बताया गया आज वर्तमान शुरू होने वाले 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इसी का। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.